IB Security Assistant Executive Aspirants Tier 2 Descriptive, जिसके अंतर्गत आपको 500 वर्ड्स में ट्रांसलेशन करना है। 500 वर्ड्स का पैसेज दिया जाएगा। इंग्लिश टू हिंदी करना है, या आपका जो मदर टंग है, या फिर हिंदी या आपका जो मदर टंग है उससे इंग्लिश करना है। When you translate, what are the points to pay attention to? जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी कठिनाई हो सकती है वो शब्दों की हो सकती है। ट्रांसलेशन में प्रयुक्त जो शब्द हैं, चाहे वो आपके मदर टंग में हो या इंग्लिश में हो, वो शब्द आपको पता है या नहीं। वर्ड पावर जिसे कहते हैं या वोकैबुलरी कहते हैं, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी वोकैबुलरी इसके साथ जो सबसे इसके बाद या इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, सेंटेंस पैटर्न या स्ट्रक्चर। उस वाक्य का, पैसेज के जिस वाक्य का आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वह वाक्य, उस वाक्य का स्ट्रक्चर क्या है। आई थिंक यू ऑलरेडी नो, वाक्य संरचना में सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ करता है। अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो, अगर वाक्य अफर्मेटिव है यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले, असर्टिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ करता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा सब्जेक्ट क्या होता है। ये निर्भर करता है कि वाक्य एक्टिव में है या पैसिव में है। अगर वाक्य एक्टिव में है तो सब्जेक्ट आप कह सकते हैं कि वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन, जो कार्य को करता है या जिसके संबंध में बात होती है। जैसे आप कहेंगे कि भारत अपने पड़ोसियों की सहायता करता है, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट भारत है क्योंकि सहायता करने का कार्य करता है। लेकिन आप कहेंगे कि भारत एक विशाल देश है, एक महान देश है, इस वाक्य में भारत कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, फिर भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि वह शब्द जो कार्य को संपन्न करता है या जिसके संबंध में बात होती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ये एक्टिव सेंटेंसेस में ये सही है कि संदर्भ में,
लेकिन पैसिव सेंटेंसेस के संदर्भ में सही नहीं है। पैसिव सेंटेंसेस में जैसा आप जानते हैं कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए एक व्यापक परिभाषा है सब्जेक्ट की कि जिस शब्द के द सब्जेक्ट गवर्न्स द वर्ब, जिस शब्द के अनुसार क्रिया का के रूप का चुनाव होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, कर्ता, कर्ता के संबंध में सबसे पहले कर्ता अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में या असर्टिव सेंटेंसेस में। दूसरा बिंदु है वर्ब, वर्ब को खोजना, और विशेषतः मेन वर्ब को खोजना पड़ेगा आपको उस वाक्य में कि मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट का वर्ब क्या है। यू ऑलरेडी नो एक्शन और स्टेट, कार्य या अवस्था को वर्ब कहते हैं, लेकिन केवल वर्ब नहीं, आपको वर्ब फ्रेज को देखना पड़ेगा। वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, जैसे आप कहते हैं ही इज गोइंग, गोइंग क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, लेकिन इज गोइंग क्या है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, और गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। दोनों मिलकर वर्ब फ्रेज का निर्माण करते हैं। और वर्ब फ्रेज के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जिसे हम हिंदी में कर्म कहते हैं, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है, नहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कंप्लीमेंट भी हो सकता है। कंप्लीमेंट जिसे हम हिंदी में पूरक कहते हैं। पूरक वह शब्द है जो वाक्य को पूरा करता है। कर्म वह शब्द है जिस पे कार्य का फल पड़ता है। पूरक भी दो प्रकार का होता है। पूरक कभी कभी कर्ता के बारे में जानकारी प्रदान करता है और कभी कभी कर्म के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ट्रांसलेशन बनाते समय हम लोग विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। आज केवल जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ट्रांसलेट कैसे किया जाए, हाउ टू ट्रांसलेट पैसेजेज और टेक्स्ट, और उसमें त्रुटियां ना के बराबर कैसे हो। तो वर्ब फ्रेज के बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर नहीं हो तो कंप्लीमेंट हो सकता है या दोनों हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में दोनों हो सकता है, कंप्लीमेंट। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस नाउ कि एडवर्बियल्स आपने सुना होगा, एडवर्ब सुना होगा, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि he lives there, वह वहां रहता है। शब्द there क्या है, एडवर्ब है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नाउन भी, प्रीपोजिशन प्लस नाउन भी एडवर्ब का काम करता है। ऐसे शब्दों को एडवर्बियल कहते हैं। जैसे आप कहते हैं वह कहां रहता है, वेयर डज ही लिव, आंसर आपने दिया ही लिव्स इन अ विलेज, वह गांव में रहता है, किसी गांव में रहता है। इन अ विलेज, इन प्रीपोजिशन है, आ आर्टिकल है और विलेज नाउन है। इन आ विलेज, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, बता रहा है कि कौन कहां रहता है। ये कई प्रकार के हैं, ये एडवर्बियल फ्रेजेस कई प्रकार के हैं। कभी स्थान के संबंध में हो सकता है, कभी समय के संबंध में हो सकता है, कभी अवधि के संबंध में हो सकता है, कभी बारंबारता बता सकता है, जैसे ही टेक्स दिस मेडिसिन एवरी 2 hours। इसे आधुनिक ग्रामर में एडजंक्ट्स कहते हैं, एडजंक्ट्स।
एडजंक्ट्स, एडजंक्ट्स कहते हैं। इन एडजंक्ट्स को आप कहां रखेंगे? सामान्यतः हम लोगों ने पढ़ा है कि एडवर्ब को वर्ब के बाद रखा जाता है, लेकिन ये अर्ध सत्य है। सत्य ये है कि कभी कभी वर्ब के पहले भी आ सकता है, कभी कभी वाक्य के अंत में भी आ सकता है, कभी वर्ब के बाद भी आ सकता है, कभी वर्ब के पहले भी आ सकता है, कभी कभी वाक्य के आरंभ में भी आ सकता है। और सामान्यतः लंबे वाक्यों में ऐसा होता है कि बिल्कुल आरंभ में लिखते हैं, या कुछ वर्ब ऐसे भी हैं, कुछ एडवर्ब ऐसे भी हैं, कुछ एडजंक्ट्स ऐसे भी हैं जिसे वाक्य के आरंभ में ही लिखना पड़ता है, उसे आप अंत में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे शब्दों का उनकी प्लेसिंग के बारे में कि एडजंक्ट्स कौन कौन से हैं और उसे कहां रखना चाहिए, ये भी ट्रांसलेशन करते समय इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देने की आवश्यकता है। वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में भी दो प्रकार हैं, यस नो क्वेश्चंस हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस हैं। और विशेषतः इनडायरेक्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, इनडायरेक्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का निर्माण कैसे होता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस और इनडायरेक्ट स्पीच। जब किसी के कथन को किसी तक आप पहुंचाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन करते हैं। डायरेक्ट नरेशन के नाम से आपने पढ़ा होगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग बार बार करते हैं। इसमें सामान्यतः शुद्धि हो जाती है अगर इसका अभ्यास नहीं किया गया है तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ आप करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग। कभी कभी लगता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वो प्लूरल होता है वास्तव में। जैसे पुलिस है, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। कभी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम प्लूरल बनाने का प्रयास करते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है, जैसे एडवाइस है, लगेज है इत्यादि, इंफॉर्मेशन है। तो उनके साथ हम सही वर्ब का प्रयोग करें, इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक और बिंदु है जिसे कहते हैं करेक्ट प्रोनाउन रेफरेंस। प्रोनाउन रेफरेंस का प्रोनाउन रेफरेंस जब आपको प्रोनाउन प्रयोग करना हो किसी नाउन के बदले में, जैसे बॉयज के लिए आप दे का प्रयोग करेंगे, सीता के लिए शी का प्रयोग करेंगे, तो आप करेक्ट प्रोनाउन रेफरेंस का प्रयोग करें ट्रांसलेशन करते समय। इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और पंक्चुएशन, सही पंक्चुएशन का आप प्रयोग करें। पंक्चुएशन,
कॉमा का प्रयोग कहाँ होगा? इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग कब करते हैं? डैश का प्रयोग कब करते हैं? कभी कभी हाइफन का प्रयोग भी होता है। हाइफन का प्रयोग कब करेंगे? कॉलन का प्रयोग कब होगा? सेमी कॉलन का प्रयोग कब होगा? जो आजकल सिंप्लीफाई हो गया है, नो डाउट, लेकिन फिर भी इसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। और साथ में स्टैंडर्ड मटेरियल को प्रैक्टिस करना, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करना, और वास्तव में ट्रांसलेशन करते समय वर्ड फॉर वर्ड नहीं बल्कि उसके भाव को ट्रांसलेट करना है, केवल शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं होगा। इस पे भी ध्यान देना है और इसके लिए अभ्यास, प्रैक्टिस के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल चाहिए और ऐसा टेक्स्ट चाहिए जिसकी संभावना है, जो सामान्यतः करंट अफेयर्स से, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स इत्यादि से लिया जाता है। ऐसे मटेरियल से प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। ये कुछ बिंदु थे जिस पे मैंने प्रकाश डाला कि ट्रांसलेशन करते समय इन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है और एट वन स्ट्रोक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको एक विधिवत रूप से मेथोडिकली इस कार्य को करना है, सही ऑर्डर में करना है, क्रम में करना है। आई होप दिस brief lecture will go a long way and help you get to know how to translate. Thank you very much for being with me. See you in the next video. Until then, good night.